और अब बात होगी प्रधानमंत्री से पहाड़ पर बात की। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश भाजपा के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही भाजपा विधायकों सांसदों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली विधायक और सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आने का न्योता भी देंगे। साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों की जानकारी भी दोपहर 2 बजे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर देंगे। और आपको ये बताते चले कि राज्य की रेलवे से जुड़ी प्रस्तावों और मांगों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण और खास माना जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा और इस बीच प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री प्रशिक्षण शिविर जो आयोजित होने वाला है जिसमें विधायक और सांसद शामिल होंगे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और जीत का मंत्र देंगे। साथ ही चारधाम यात्रा में आने का प्रधानमंत्री को न्योता दिया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जब दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और मुलाकात कर प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा में आने के लिए आमंत्रित किया था, उन्हें निमंत्रण दिया था। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर लगातार समीक्षा कर जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए केंद्र से भी मदद का अनुरोध किया गया है। सीएम ने कहा, चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारी, सड़क, परिवहन, ट्रैफिक की व्यवस्था की गई दुरुस्त, स्वास्थ्य संबंधी इंतजामों के लिए केंद्र से मांगी मदद, केंद्र ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। 22 अप्रैल से इस साल की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली दौरे पर आए सीएम ने कहा है कि अधिकारियों को सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि इस साल यात्रा थोड़ी पहले शुरू हो रही है, इसलिए यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए स्वास्थ्य, परिवहन और ट्रैफिक को लेकर प्लान तैयार किया गया है। खास तौर से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर त्वरित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी बातचीत कर मदद का अनुरोध किया गया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। चारधाम यात्रा भी आ रही है, उसकी तैयारियां हमारी पूरी तरह से चल रही हैं और चारधाम यात्रा की इस बार तैयारी हम लोगों ने बहुत पहले से शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले वर्ष चारधाम यात्रा हमारी बहुत रिकॉर्ड हुई थी। इसमें लगभग 50 लाख के लगभग लोगों ने भाग लिया था। तो उसको देखते हुए, क्योंकि जब पिछली बार थोड़ा सा हमारे कपाट भी थोड़ा देर से खुले थे, इस बार कपाट खुलने की तिथि भी थोड़ा जल्दी है। जहाँ 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के, 25 को केदारनाथ जी के और 27 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे, तो उसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बार हमने स्वास्थ्य समेत सभी प्रकार के, परिवहन है, आवास है और ट्रैफिक की व्यवस्था है, उन सभी व्यवस्थाओं की पहले से ही जो है, क्योंकि इस बार नवंबर से ही हमने ये यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने स्वयं सभी बैठकों में खुद भाग लिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चारधाम यात्रा के साथ ही कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा के लिए आमंत्रित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का हर बार उत्तराखंड का दौरा होता है और हम उनसे अनुरोध करेंगे। इस बार की चारधाम यात्रा भी है और कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, उन यात्राओं के लिए मैं जरूर उनको जो है आमंत्रित करूंगा और अनुरोध भी करूंगा। सीएम का कहना है कि साल 2022 की यात्रा में रिकॉर्ड 46 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड आए थे। इस बार और भी ज्यादा श्रद्धालुओं की यात्रा में आने की उम्मीद है। अब ऐसे में इस बार यात्रा के दौरान कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
आंचल हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं दिल्ली से। आंचल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास माना जा रहा है चारधाम यात्रा की दृष्टि से भी, और प्रधानमंत्री का जो प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है विधायकों और सांसदों के लिए, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्या और विशेष रहने वाला है इस दरमियान दौरे के? देखिए, आज 11 बजे मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से, और मुलाकात जब होगी तो देखिए सबसे पहले तो क्योंकि आध्यात्मिक भूमि है प्रधानमंत्री की उत्तराखंड, और इसी लिहाज से देखिए सबसे पहले उनको आमंत्रण पत्र दिया जाएगा, उनको निमंत्रण दिया जाएगा, चाहे वो चारधाम यात्रा को लेकर हो, चाहे दूसरी तरफ आदि मानसरोवर हो, या फिर देखिए जिस तरह से कैलाश मानसरोवर है, उन तमाम आध्यात्मिक केंद्रों पर आने के लिए उनको न्योता दिया जाएगा, जिससे इन आध्यात्मिक केंद्रों की जो विश्वसनीयता है वो और भी ज्यादा न केवल देश भर के लोगों में बल्कि विदेश बैठे लोगों में भी बढ़े। और यही कारण है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है, इसमें न केवल देश भर के लोग शामिल होते हैं बल्कि देखिए विदेशी पर्यटक भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं भारत को देवभूमि मानते हैं, और खास करके उत्तराखंड को। और इसी को लेकर आज चर्चा होगी कि आखिर जो यात्राएं शुरू होने जा रही हैं उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं उत्तराखंड सरकार ने, शासन प्रशासन ने की है, तमाम विभागों की क्या तैयारी है। क्योंकि पिछली बार सुनील, आपने देखा होगा कि जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोग उसमें घायल हुए, जिसके बाद से देखिए विपक्ष को एक अच्छा खासा मुद्दा मिल गया था इस पर उंगली उठाने का। इस बात का सरकार पूरा ख्याल रख रही है, और देखिए केंद्र की लगातार उत्तराखंड सरकार मदद भी मांग रही है, चाहे वो वित्तीय रूप से हो, यानी कि फाइनेंशियली मदद हो, या फिर देखिए किस तरह से लोग उत्तराखंड तक पहुंचेंगे, कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जो उत्तराखंड के लिए, खास करके चारधाम यात्रा के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से चलाई जाएंगी। इसको लेकर भी देखिए आज रेल मंत्री से मुलाकात कर चर्चा हो सकती है। और देखिए बजट, क्योंकि उत्तराखंड के पास अपना बजट बेहद कम रहता है, इसलिए केंद्र की अतिरिक्त मदद चाहिए होती है, क्योंकि ये जो चारधाम यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, वही आदि मानसरोवर यात्रा है, ये वो यात्राएं हैं जब बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। और जैसा कि इस बार सीएम ने बताया कि अनुमानित है कि इस बार पर्यटकों की जो संख्या है, श्रद्धालुओं की जो संख्या है, पिछली बार से भी ज्यादा रहने वाली है। तो उस संख्या जब ज्यादा रहेगी तो व्यवस्थाएं भी ज्यादा करनी पड़ती है सुनील, और यही कारण है कि तमाम व्यवस्थाओं का आज जायजा खुद प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेने वाले हैं। इसके अलावा जो करंट इश्यूज हैं उत्तराखंड के, उसको लेकर भी बातचीत होगी। दूसरी तरफ देखिए जो विधायकों का और सांसदों का एक शिविर होने वाला है, जिसमें देखिए एक मूल मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी दिखाई दे सकते हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वर्चुअली मोदी जी शिविर में जुड़ेंगे, जिसमें सांसद और विधायक शामिल रहेंगे। उनको गुरु मंत्र देते हुए नजर आएंगे, जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा जी के भी शामिल होने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो यूं कह सकते हैं कि देखिए चाहे हम इसको चुनावी दृष्टिकोण से देखें या फिर जो यात्राएं शुरू हो रही है उस दृष्टिकोण से देखें, तो ये जो मुलाकात है ये बेहद खास होने वाली है, क्योंकि ना केवल प्रधानमंत्री से मुलाकात है बल्कि देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात है। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात है। तो ये तैयारियों को लेकर ये तमाम मंत्रियों समेत पीएम से मुलाकात बेहद खास रहेगी। ये मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है दौरे का दिल्ली के, और क्या ये माना जाए कि आज मुख्यमंत्री शाम को वापस उत्तराखंड चले जाएंगे, या फिर कल भी मुख्यमंत्री का ये दौरा रहने वाला है दिल्ली में? कल भी मंथन होगा और तमाम चर्चाएं होंगी, उत्तराखंड को कैसे अग्रिम जो राज्य हैं उनकी श्रेणी में खड़ा करना है, उसको लेकर केंद्र से मंथन होगा। देखिए फिलहाल तो अभी आज ही का शेड्यूल आया हुआ है, और अगर कल किसी और का भी टाइम मिलता है मिलने का, जो कि उत्तराखंड के, क्योंकि तमाम मंत्री हैं देखिए केंद्र के, जिनके अलग अलग मंत्रालय हैं, और देखिए कोई भी राज्य सरकार होती है उन मंत्रालयों से उनका काम भी होता है। तो ऐसे में जिसका भी समय मिलता है उसके हिसाब से सीएम का शेड्यूल निर्धारित होगा। तो अभी ये कहना नहीं जा सकता है कि आज सीएम उत्तराखंड के लिए लौट जाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए अभी तकरीबन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 बजे तक तो उनकी मुलाकातें ही रहेंगी। तो ऐसे में देर शाम निकलेंगे या रुकेंगे, तो अभी ये शेड्यूल पर निर्धारित होता है, या जो मिलने की मीटिंग की टाइमिंग मिलेगी उस पर निर्धारित होता है। फिलहाल आज देखिए इन 3 लोगों से मुलाकात होनी है, और मुलाकात के साथ साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आंचल आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मसूरी बस हादसे के मजिस्ट्रेट जांच के दिए गए हैं आदेश। जी हां, बस हादसे में 2 यात्रियों की जान चली गई है। 31 लोग घायल हुए हैं। घायलों का दून अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात जरूर कही गई है। घायलों को फौरी तौर पर 50,000 रुपए की सहायता की बात कही गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार रोडवेज बस क्या कुछ कारण रहे कि वो खाई में जाकर गिर गई। और क्योंकि एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो कि उत्तराखंड में परिवहन के तौर पर रोडवेज बसों का इस्तेमाल करता है। अगर इस तरह की दुर्घटनाएं रोडवेज बसों के साथ होंगी तो फिर यात्रियों में कहीं ना कहीं खौफ पैदा होगा। और ये उत्तराखंड परिवहन की ये बस खाई में जा गिरी, इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें, जो 2 लोगों की जान गई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात कही जा रही है। जैसा कि जानकारी मिली है, लगभग 40 लोग इसमें सवार थे और गज्जी बैंड के पास मस्जिद जिसमें सामने आएगा क्या कारण है, ये बस 70 फीट गहरी खाई में गिर गई। 2 लोगों को ब्रॉड डेड मैक्स में लाया गया है। 2 लोग सीरियस हैं तो मैक्स में है। 3 लोगों को प्राथमिक उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। और अभी 14 बड़े लोग और 5 बच्चे उनको यहाँ पे लाया गया है। हमारे एसडीएम, हमारे रोडवेज के अधिकारी यहाँ पर हैं। उधर विवादित बयानों को लेकर अब उत्तराखंड कांग्रेस बीजेपी पर हल्ला बोलने की तैयारी में है। उत्तराखंड कांग्रेस बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों पर थानों में मुकदमा दर्ज कराएगी। राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का जवाबी अभियान शुरू होने जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में रिपोर्ट देखिए। बीजेपी पर उत्तराखंड कांग्रेस की हल्ला बोल की तैयारी। बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराएंगे कांग्रेस नेता। बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों पर कराएंगे मुकदमा। राहुल गांधी पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का जवाबी अभियान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और इस सियासी हमले को और धार देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस अब बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराने का अभियान चलाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने 8 अप्रैल से बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराने का अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। भाजपा नेताओं के विवादित बयानों को लेकर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके मद्देनजर कांग्रेसी बीजेपी के प्रवक्ताओं और नेताओं के बयानों को खंगाल रहे हैं। करण महरा ने कहा है कि कर्नाटक में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर गुजरात में मुकदमा दर्ज किया गया, तो अब बीजेपी के नेता भी अपने बयानबाजी पर मुकदमा झेलने को तैयार रहें। करण महरा ने कहा है कि बीजेपी के किसी नेता ने कहीं भी विवादित बयान दिया हो, उन पर उत्तराखंड के थानों में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हम लोग इनके सारे उन वीडियोस को निकाल रहे हैं, इनके द्वारा सदन में कही गई कार्रवाई को हम निकाल रहे हैं और निश्चित तौर पे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनकी जिम्मेदारी रखी जाएगी कि वो अपने क्षेत्र के थानों में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर गुजरात में हुई कर्नाटका की घटना पे, हम पूरे राष्ट्र के इनके प्रवक्ताओं से लेकर इनके नेताओं तक उनके बयानों को निकाल रहे हैं, सदन की कार्रवाइयों को निकाल रहे हैं और 8 तारीख से 12 या 15 तारीख तक हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। विभिन्न थानों में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कांग्रेस करेगी। वहीं कांग्रेस के इस अभियान को बीजेपी ने बचकाना बताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को हल्की राजनीति करने की बजाय सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाने पर ध्यान देना होगा। कांग्रेस का बयान कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने का काम किया जाएगा, निहायत ही बचकाना बयान है। जनता का दिल आप भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे कराकर नहीं जीत सकते। जनता का दिल जीतने के लिए आपको प्रदेश के विकास के लिए काम करना पड़ेगा, जनता के मुद्दों से जुड़ना पड़ेगा
आज अगर कांग्रेस की ये स्थिति हुई है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ही अपने इस क्रियाकलापों के लिए जिम्मेवार है। तो हमारी एक सलाह है अपने कांग्रेस के मित्रों को कि आप सार्थक राजनीति करें, प्रदेश हित की राजनीति करें। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में कांग्रेस पहले ही प्रदेश सरकार और बीजेपी को तमाम मुद्दों पर घेर रही है और अब राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के जवाब में उत्तराखंड कांग्रेस बीजेपी पर हल्ला बोलने की तैयारी में है। ऐसे में बयानों को लेकर चल रही सियासी लड़ाई के उत्तराखंड में और गहराने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड से। आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की गई है। आपको ये बताते चले कि मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है। 3000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर सकती है। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अशोक हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अशोक, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी अभी फिलहाल बारिश और बर्फबारी से राहत नहीं मिलने वाली। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा है आपने कि अभी जिस तरह से मौसम विभाग की जो रिपोर्ट अभी सामने आई है उससे तो यही कहा जा सकता है कि अभी तक यानी कि 3 और 4 अप्रैल को जो जिस तरह से उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ इन 4 जिलों में जो है येलो अलर्ट मौसम को लेकर के जारी किया गया है, उससे तो साफ तौर पर यही पता चलता है कि अभी लोगों को जो है जो परेशानियां हैं इस बारिश के चलते कहीं ना कहीं और ज्यादा हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर सुनील बात करें तो बिन मौसम में बरसात है, अप्रैल का महीना है और अप्रैल के इस मौसम में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जब जो बारिश है वो ऐसे में जो उत्तराखंड में देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें इस बार की, तो इस बार पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी दौर जो है लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं लेकिन अगर बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक जहां आम लोगों की कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें किसानों के लिए यहां पर खड़ी हो चुकी है। क्योंकि देखिए सुनील, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं, चाहे वो गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो या फिर दालों की फसल हो, वो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और उनको कटान का समय जो है वो नजदीक आ चुका है। और ऐसे में जब बिन मौसम बरसात हो रही है तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों में काफी परेशानी का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी मौसम विभाग द्वारा जो संभावनाएं जताई गई है, जैसे कि आज 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल के दिन उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में यहां पर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगर अन्य जिलों की बात करें तो अन्य जिलों में जो है मौसम सामान्य की बात भी कही गई है। क्योंकि अगर देखिए राजधानी देहरादून की सुनील में यहां पर बात करूं तो सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को जरूर मिली। लेकिन अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो इस समय जो है पूरी तरह से धूप खिली हुई है, मौसम पूरी तरह से सामान्य है। लेकिन 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो कि विशेष तौर पर पहाड़ी जिले जहां पर कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 अप्रैल के बाद से ही यानी कि 5 अप्रैल से मौसम सामान्य होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात जरूर कहेंगे, इस बिन मौसम बरसात में जहां एक और आम जनमानस को कहीं ना कहीं अशोक, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं 3000 मीटर की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं अशोक, वहाँ ये माना जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि वहाँ फिलहाल राहत नहीं है, वहाँ पर बर्फबारी भी हो सकती है। ऐसे में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर भी इसका जाहिर तौर पर असर पड़ रहा होगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है ये सुनील, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने का जो समय है वो नजदीक आ चुका है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है, केवल 20 दिन का ही वक्त बाकी रह गया है। और अगर बात करें तो पहले ही सरकार के सामने एक चुनौती चारधाम यात्रा को लेकर के थी, वो थी जोशीमठ में जिस तरह से जनवरी माह में हमने देखा भूदसाव के चलते जो आपदा की स्थिति हुई, वहां पर घर जिस तरह से जो ढह गए थे पूरी तरह से और सड़कों की जो हालत हुई, सरकार के सामने पहले ही एक चुनौती बना हुआ था। लेकिन अब ये जो मौसम है ये कहीं ना कहीं परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए इस समय अगर बात करें तो जोशीमठ में सड़कों को पूरी तरह से दुरुस्त करने का कार्य भी इस समय चल रहा है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबंधित विभाग के अधिकारियों को 2 टूक पहले ही ये बात क्लियर कर चुके हैं कि भाई आप लोग अपनी तैयारियां समय रहते 15 अप्रैल तक पूरी कर ले। 22 अप्रैल से जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी तो उसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से
चारधाम यात्रा शुरू होनी है और उसके मद्देनजर अगर उससे पहले इस बिन मौसम बरसात की बात करें तो कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर यहाँ पर बढ़ती जरूर नजर आएंगी। लेकिन अभी तक जिस तरह से पूरा एक फीडबैक मुख्यमंत्री द्वारा लगातार चारधाम यात्रा को लेकर के लिया गया है, संबंधित विभाग का तो यही दावा है, यही दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने सभी ने अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। लेकिन ये तभी पता चलेगा कि चारधाम यात्रा के दौरान क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और जो बारिश का परेशानियां जो खड़ी कर रही हैं राहत बचाव में, उसके चलते किस तरह से विभाग काम कर रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जसवीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लक्सर से, समझ लेते हैं किसानों की किस तरह की पीड़ाएं अब सामने आ रही हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश हुई है और उससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। जसवीर, किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, आप चूँकि जा रहे हैं और लोगों के बीच मिल भी रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है फसलों को, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं किसानों की? देखिए सुनील, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से ये डबल बारिश यानी कि एक सप्ताह के भीतर 2 बार और लगातार हुई बारिश, तो इससे कहीं ना कहीं भारी नुकसान किसानों को पहुंचा है। और जो किसान हैं बस उनकी एक ही डिमांड है कि साहब जो गेहूं की और सरसों की फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा कम से कम समय पर उन्हें मिल जाए, ताकि गन्ने की अगली फसल को वो उसकी तैयारी में जुट जाए। अभी गन्ने की फसल की बुआई चल रही है तो ज्यादा बारिश होने की वजह से कुछ जो खेत तैयार थे उन्हें पानी भर गया, गन्ने की बुआई पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई है। और जो गन्ने की बुआई पहले होती थी यानी कि 1.5 सप्ताह पहले जो लोग गन्ना बो चुके हैं, वो भी उनकी फसल यानी बुआई के तुरंत बाद ही बारिश हो जाना कहीं ना कहीं खतरे घंटी माना जाता है। यानी 1 सप्ताह का समय किसान को और उस खेत को मिलना चाहिए जिसमें गन्ने की बुआई की गई हो। तो यानी ये मान लीजिए कि दोनों फसलों का कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान है। और किसान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस जो दूसरी बारिश हुई है और लगातार 3 दिन तक लगातार हुई है, इसने तो गेहूं को कम से कम 80% तक नष्ट कर दिया है। कुछ इलाके जो ऊपर के इलाके हैं उनमें गेहूं की फसल थोड़ी बची है, निचले इलाकों में निकला हुआ है और सरसों तो पूरी तरह नष्ट हो गई है। मसरी की फसल जिसे मसूर बोलते हैं वो भी नष्ट हो गई है। बरसीम की फसल को नुकसान पहुंचा, जो हरे चारे के रूप में इस्तेमाल अपने पशुओं के लिए करता है, उसे नुकसान पहुंचा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी विपदा किसान के ऊपर आन पड़ी है। आदेश दिए गए हैं शासन के द्वारा कि प्रशासन जो है धरातल पर जाए और मौका मुआयना करे। क्या खेतों में जिम्मेदार लोग पहुंच रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं? देखिए अभी जो मुख्यमंत्री का बयान आया था उसके बाद जिला अधिकारियों द्वारा तहसील स्तर पर, तहसील स्तर से फिर ब्लॉक स्तर पर जो पटवारी और अमीन यानी संग्रह अमीनों को उसमें लगाया गया है सर्वे के लिए। पर अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि अभी इंतजार ये किया जा रहा था कि बारिश पूरी तरह से होकर निपट जाए, क्योंकि बादल अभी भी घुमड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक अंदाजा है कि भाई बारिश और हो सकती है। और मौसम विभाग ने भी यानी आज शाम तक और कल सुबह तक का अलर्ट जारी किया हुआ है कि बारिश का। तो इसके बाद सर्वे विधिवत किया जाएगा, ये ऐसा अनुमान लगा जा रहा है। फिलहाल सर्वे का जो काम है वो नहीं हो पाया है। ठीक है, सुनील सोनकर मसूरी से जुड़ गए हैं। सुनील, मसूरी में किस तरह का मौसम का मिजाज है? क्या पर्यटकों की आमद कम हुई है? देखिए, अगर मसूरी के मौसम की बात करी जाए तो मसूरी का मौसम इस समय काफी सुहावना हो रखा है। जिस तरीके से पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे तापमान में गिरावट तो जरूर आई थी, परंतु फिर एक बार यहाँ पर धूप खिली हुई है और ऐसे में जो मौसम है वो काफी सुहावना है। जो देश विदेश से मसूरी पर्यटक आ रखे हैं वो इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और कहा जा सकता है कि मौसम काफी मुसीद है। परंतु जिस तरीके से पिछले दिनों बारिश हुई है उससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है और एक बार फिर मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट जारी करा है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानियां तो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि मसूरी और आसपास के क्षेत्र में जो किसान हैं उनको उनकी जो खड़ी फसलें थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है और ऐसे वो लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो जो बारिश अब दोबारा यहाँ पर संभावना जताई जा रही है ओलावृष्टि और बारिश की, तो उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें भी साफ तौर पर देखी जा रही है। जी बिल्कुल, मुश्किलें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। जसवीर का रुख करेंगे। जसवीर, आपके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं, वो किस तरह इस बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को लेकर अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं? आलम, हाँ सुनील, मैं बताना चाहूँगा कुछ लोग मेरे पास हैं और जो कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी यानी जो विपदा किसान के ऊपर आई है इसके बारे में इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाने आलम है। जाने भाई, आप भी काश्तकार हैं। जिस तरह से ये दूसरी बारिश हुई है, पहली बारिश में सरसों और मसूरी की फसल नष्ट हुई थी, अब गेहूं की फसल को जो नुकसान पहुंचा, किस तरह देख रहे? प्रशासन की तरफ से क्या अभी तक कुछ रिलीफ मिली? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, प्रशासन की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं मिली है। न मुआवजा जो देना था सरकार को उसका आकलन अभी तक नहीं किया गया है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। गेहूं की जो फसल है वो भी बर्बाद हो चुकी है, सरसों की जो फसल थी वो भी बेकार हो चुकी है और जो गन्ना की बुआई करनी थी
उससे बारिश से वो भी प्रभावित हो चुकी है। किसान को बिल्कुल भी पूरी तरह से जो बर्बाद हो चुका है। सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई मुआवजा मिलने की उम्मीद है। अगर टाइम से मुआवजा मिल जाए तो किसान कम से कम और लोग भी हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रामगोपाल। राम भाई, आपने अभी देखा होगा कि खेत में किसान जो है अब केवल सिर्फ अपनी उजड़ी फसल को देख करके परेशान हो रहा है। क्या कोई पटवारी, अमीन यानी प्रशासन की तरफ से कोई टीम पहुंची? अभी तक तो कोई टीम नहीं पहुंची। पिछली बारिश ने जो सारी फसल बेकार कर दी थी, गेहूं सारा बिछ गया। अब ओलावृष्टि होगी, जो बची कुची थी वह खत्म होगी। 90% जो फसल बिल्कुल खत्म होगी, चाहे वो घास लगा लो। किसान क्या मांग कर रहे हैं अभी? मांग तो यही है कि कम से कम किसानों को मुआवजा मिले, ताकि किसानों की जो रोजी रोटी वो चल सके। नहीं तो बिल्कुल जाहिर तौर पर किसानों की मांग है कि उन्हें उनकी फसल का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए मुआवजा तो कम से कम मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जसबीर, आपका भी, सुनील सोनकर, आप भी जुड़े, बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी